हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके साइंस के चैप्टर नंबर 2 के जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया था। मुझे ऐसी पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस का मतलब हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम, मतलब हम एक दूसरे से कैसे डील करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे चारों ओर इन्वायरमेंट में होते हैं, तो उनके साथ हम किस तरह से रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी हैं। नेक्स्ट अब हम आएंगे अपने मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनका हम मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं, आपको पता है। चलिए इसके बारे में भी हम देखते हैं कि हम कैसे मेडिसिन्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं। when you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablets, capsules और injections such as of penicillin। आपको कभी याद है कि आप अगर तबीयत आपकी ख़राब हुई हो तो आपको डॉक्टर ने कभी कुछ एंटीबायोटिक की टैबलेट्स, कैप्सूल्स या इंजेक्शन दी हो, वो होती हैं पेनिसिलिन की। और भी होते हैं बट पेनिसिलिन जो होता है वो ज़्यादा अच्छा एंटीबायोटिक माना जाता है। तो डॉक्टर ये हमें क्यों देते हैं टैबलेट्स या कैप्सूल्स एंटीबायोटिक की? जब हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी पावर होता है, वो जब कम हो जाता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक के टैबलेट्स या कैप्सूल्स दिए जाते हैं। The source of these medicines is microorganism. These medicines kills or stop the growth of the disease causing microorganism। अब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आ गया है, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म मतलब मेडिसिनल माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं, जो हमारे अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल हैं, वो जो ग्रोथ कर गए हैं, उनको क्या करते हैं, या तो उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं या फिर उनको क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाइन यूज हुई है किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। तो अब यही जो दवा है जो क्या करी, आपके जो अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल इंजेक्ट हो गए थे, जो आपको हार्म पहुंचा रहे थे, उनको वो क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं या फिर किल कर देते हैं। उससे क्या होगी कि जब उनकी ग्रोथ रुक जाएगी या वो मर जाएंगे तो हमारी बॉडी अपने आप ही फिर से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारी बीमारी होती है वो ठीक होना स्टार्ट कर देती है। These days, a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। और ये दोनों से ही हो सकते हैं, बैक्टीरिया से भी, जो ये एंटीबायोटिक है वह बैक्टीरिया से भी और फंगीज दोनों से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। जैसे कि आपके कुछ यहाँ पे मेडिसिन्स लिखे हुए हैं, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द फॉर्म ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। ठीक है, तो ये जो है ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं जो जिनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। In 1929, Alexander Fleming was working on a culture of disease causing bacteria। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे ये एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और 1929 में ये कुछ अपना रिसर्च कर रहे थे बैक्टीरिया के ऊपर। जो अपने जो उनकी लैब थी उसमें वो डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कल्चर कर रहे थे, उनका कुछ प्रोसेस कर रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रेन मोल्ड्स इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। ही एब्जॉर्ब्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड prevent the growth of bacteria. In fact, it also killed many of these bacteria. From this, the mold penicillin was prepared। अब यहाँ पे जब वो
अपनी रिसर्च कर रहे थे, उसी टाइम उन्होंने जो उनकी जो डिस्क थी, जो प्लेट थी जिसमें वो बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे थे, उनको वहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन कलर के कुछ मोल्ड्स दिखाई दिए। और वो मोल्ड्स क्या किए कि जो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ थी, जो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया थी, उसकी ग्रोथ को वो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, उन बैक्टीरिया को मार दिए। कौन मार दिया? जो वो मोल्ड्स, जो स्पोर्स थे जो हवा में उड़ते, मैंने आपको बताया था कि जो स्पोर्स होते हैं वो हवा में तैरते रहते हैं। तो जब वो कल्चर कर रहे होंगे तो वो स्पोर्स हवा के द्वारा उड़ के उनके डिस्क में आ गए, प्लेट्स में आ गए होंगे। और उन्होंने क्या किया, उन जो स्पोर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ, जिनको वो कल्चर करा रहे थे, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया जिस पे वो रिसर्च कर रहे थे, उसकी ग्रोथ को क्या किया कि रोक दिया और उसको ख़त्म भी कर दिया। ठीक है, तो अब ये जो आपका इनफैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और इनफैक्ट उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। अब उन्होंने फिर सोचा कि ये कौन सा मोल्ड है, यानी कि जो फंगी है, जो स्पोर्स है, जिसने क्या किया कि उन्होंने सोचा ये कौन से मोल्ड है जिन्होंने क्या किया कि उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दिया। फिर उन्होंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि वो था पेनिसिलिन, जिससे कि क्या बनी, हमारी पेनिसिलिन की मेडिसिन बनी। इस तरह से जो पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है, उसकी खोज सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ पे देखिए जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये जो कॉमनली नोन हैं एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया, ये कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स है जो किससे बने हुए हैं, फंगी और बैक्टीरिया से बने हुए हैं। The antibiotics are manufactured by growing a specific microorganism and are used to cure a variety of disease। तो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अपना वैरायटी होता है, उनका क्वालिटी होता है अलग अलग डिजीज़ से लड़ने का। तो अलग अलग डिजीज़ के लिए अलग अलग माइक्रोब से अलग टाइप्स के एंटीबायोटिक्स बनाए गए। Antibiotics are even mixed with the feed of livestock or poultry to check microbial infection in animals। और एंटीबायोटिक्स जो होती है वो क्या होते हैं, जो हमारे लाइव स्टॉक्स होते हैं, जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, तो एनिमल्स में भी बीमारियां आती हैं, तो उनको दूर करने के लिए भी जो मुर्गियां वगैरह होती हैं उनको भी एंटीबायोटिक्स दी जाती है उनके फूड में, या फिर उनको इंजेक्शन के द्वारा ये एंटीबायोटिक्स दी जाती है जिससे कि उनमें माइक्रोबियल डिजीज़ ना होने पाए। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज़। और इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत सारे प्लांट में भी किया जाता है जिससे कि प्लांट में डिजीज़ ना होने पाए, जो प्लांट्स है वो हमारे क्या रहें, स्वस्थ रहें। और जो हमारी लाइव स्टॉक से जहाँ से हमें फूड वगैरह मिलती हैं, जो जिन एनिमल्स से हम फूड लेते हैं उनको भी ये एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जिससे उनमें वो बीमारियां नहीं आए। अगर क्योंकि वो बीमारी कोई भी बीमारी उन एनिमल्स में होगी तो उनके जो बाई प्रोडक्ट होंगे उनके द्वारा हमें भी वो बीमारी हो सकती है। अब यहाँ पे एक और ब्लॉक है, चलिए उससे पढ़ते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर डैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो जो भी एंटीबायोटिक है, ऐसा नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब हुई और आप गए मार्केट और मार्केट से जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से कोई भी एंटीबायोटिक लिया और उसे ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है। हमें जो भी एंटीबायोटिक है वो डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट द कोर्स प्रिस्क्रिप्टेड बाई डॉक्टर्स। और जो डॉक्टर हमें एक प्रिस्क्रिप्ट लिखता है कि ये जो भी दवाई वो दे रहा है, कैप्सूल दे रहा है, उसको कितने दिन खाना है, कितनी बार खाना है, तो वो एक कोर्स होता है। एंटीबायोटिक का भी अपना एक कोर्स होता है, 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते। तो वो कोर्स ज़रूर टाइम टू टाइम कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने मन से लेंगे तो वो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा या वो डोज हम नहीं ले पाएंगे, तो फिर हमारी
हमारी बॉडी को उससे नुकसान भी पहुंच सकता है। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस इट मे मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। तो अगर क्या होगा कि ये हमें नुकसान तो करेगा ही करेगा, अगर हमने अपने मन से कोई एंटीबायोटिक ले ली तो इन फ्यूचर क्या होगा कि जब हमें सच में ड्रग जो भी मेडिसिन्स हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर हमने तो पहले से ही गलत तरीके से एंटीबायोटिक ले लिए, तो अब हमें कभी ज़रूरत पड़ा, हमें कोई बीमारी हो गई, तो उसका अगर लेस डोज दिया जाएगा तो वो जो दवा है वो हमारे बॉडी को अफेक्ट ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमने तो ऑलरेडी उससे ज़्यादा डोज का एंटीबायोटिक खा रखा है, तो वो कम असरदार वाली दवाई हमारी बॉडी को क्या करेगी, असर ही नहीं करेगी, और फिर हमारी बीमारी से हमें लड़ने के लिए जो एक क्षमता होती है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। Also, antibiotic taken unnecessarily may kill the beneficial bacteria in body। और अगर हम बिना वजह कोई एंटीबायोटिक ले लेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत अच्छे वाले जो बैक्टीरिया भी होते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, वो भी क्या होंगे, उनकी वजह से मर जाएंगे। तो एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस। जो एक और पॉइंट है यहाँ पे कि जो एंटीबायोटिक होता है वो कभी भी आपको कोल्ड या फ्लू में नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके कोल्ड और फ्लू होते हैं वो वायरस के द्वारा होते हैं, ना कि बैक्टीरिया के द्वारा। तो जो एंटीबायोटिक होते हैं वो बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज़ पे असर करते हैं, ना कि वायरस के द्वारा जो डिजीज़ कॉज होते हैं उन पे इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा। वैक्सीन क्या होता है? इंजेक्शन का लगाना। अब यहाँ पे देखिए पहेली का एक क्वेश्चन आ गया, वाई आर चिल्ड्रन इन्फेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्यों वैक्सीन दी जाती है। आप देखे होंगे कई बार छोटे बच्चों को हर मंथ में 15 दिन पे उनको ले जाके वैक्सीन कराई जाती है और उनको प्रॉपर जो उनकी डोज होती है वैक्सीन की वो दिलाई जाती है टाइम टू टाइम। तो ऐसा क्यों होता है? When a disease carrying microbes enters our body, the body produce antibodies to fight the invader। जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर ऑलरेडी क्या होती है, जो भी डिजीज़ होती है, कोई भी माइक्रोबियल डिजीज़ होती है, उससे लड़ने की क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है, अब ये क्षमता कहाँ से आती है? वो होती है हमारी एंटीबॉडीज़। एंटीबायोटिक जो दवा होती है और एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट होती है ज़्यादा मात्रा में, और ये क्या करती है कि मैंने आपको बताया कि हम कुछ भी खाते हैं, सांस लेते हैं, वो उनके द्वारा क्या होती है कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है, बट वो हमें हार्म तब तक नहीं कर पाती हैं जब तक कि हमारा बॉडी वीक नहीं होता। वीक मतलब हमारी इम्यूनिटी पावर कम नहीं होती है। और इम्यूनिटी पावर कम कैसे नहीं होगी? ये जब हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होंगी, अच्छी होंगी, तो वो क्या करती हैं, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या करती है, ख़त्म कर देते हैं। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेंस्ट। तो अब क्या होगा कि एक बार अगर हमारे अंदर किसी भी माइक्रोब्स को लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बन गई है, मान लीजिए कोई एक माइक्रोब्स हमारे अंदर बैक्टीरिया इंटर करा और हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ है उसने उसे मार के किसी भी तरह ख़त्म कर दिया, तो अब जब नेक्स्ट टाइम कभी भी फिर वैसा ही कोई माइक्रोब्स इंटर करेगा तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ है उसको याद रहता है, उसकी एक मेमोरी होती है, वो याद रखती है कि इस माइक्रोब्स को मैंने पहले भी ख़त्म रखा है, तो नेक्स्ट टाइम क्या होता है, वो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में और जल्दी बन जाती है और तुरंत फाइट करके उसे हटा देती है। तो कई बार क्या होती है, एंटीबॉडीज़ फर्स्ट टाइम जब एनकाउंटर होता है माइक्रोब्स के साथ एंटीबॉडीज़ का, तो फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज़ को पता नहीं होता है कि किस टाइप के माइक्रोब्स को कैसे ख़त्म करना है। तो लेकिन जब वो पहचान जाता है उस माइक्रोब्स को और उसके खिलाफ एनकाउंटर करता है, उसे ख़त्म करता है, तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम उसे
याद रहेगा, अगर वो माइक्रोब्स फिर से कभी इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर, तो अब की बार एंटीबॉडीज़ पहले से ही सतर्क होती है और वो तुरंत ही उसे किल कर देती है। अब वो जो टाइम ड्यूरेशन था एंटीबॉडीज़ के बनने का, वो पहले से क्या हो गया, कम हो जाएगा। तो कई बार तो हमें जब इन्फेक्शन होता है तो हमें पता भी नहीं लगता है, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्शन होता है एंटीबॉडीज़ उसे ख़त्म कर देती है। तो कई बार हमारी बॉडी को फील भी नहीं होता है कि हमारे ऊपर उस माइक्रोब्स का असर भी हुआ। वो एंटीबॉडीज़ उसे पहले से ही, जैसे ही वो इंजेक्ट करता है, उसे ख़त्म कर देती है। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू ए healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। ये जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई वीक और कमज़ोर माइक्रोब्स हमारे हेल्दी बॉडी के अंदर आती है, तो हमारी जो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर जो फाइट करने की के लिए जो एंटीबॉडीज़ हैं, वो क्या करती हैं, उस बैक्टीरिया को पहले से ही पहचान जाती हैं और उसे क्या करती हैं, ख़त्म कर देती हैं। द एंटीबॉडीज़ रिमेन्स इन द बॉडी एंड वेयर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स फॉरएवर। और अब जब भी वो माइक्रोब्स कभी भी अगर फिर से एक बार बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, हमारी एंटीबॉडीज़ को पता है और वो फटाफट उसे क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। अब ये है आपका एक तरह से डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए जो हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क्स। इसी तरह से ही हमारी जो वैक्सीन है वो भी काम करती है। वैक्सीन में क्या होता है कि हमको पहले से ही उस जो भी माइक्रोब्स होता है, जैसे चिकन पॉक्स है और बहुत सारे पोलियो है वगैरह है, इन सभी डिजीज़ों से, कॉलरा वगैरह, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, इन सभी डिजीज़ों से लड़ने के लिए हमें क्या किया जाता है, पहले से ही वैक्सीन दे दिया जाता है। तो उस वैक्सीन में क्या है, वो आपके जो बैक्टीरिया हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया जिनसे हमारी एंटीबॉडीज़ बनती है, उनको दे दिया जाता है। और जैसे ही जो आपके डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, वो जब भी आपके अंदर इंटर करते हैं, तो वैक्सीन के थ्रू जो हमारे अंदर जो बैक्टीरिया डाली गई है, वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और वो जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं उनको क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से वैक्सीन वर्क करता है। इसीलिए वैक्सीन को हमेशा छोटे बच्चों को पहले से, क्योंकि छोटे बच्चों में बीमारियां जल्दी होती हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है, तो उनको पहले से ही लगा दिया जाता है, जिससे कि एंटीबॉडीज़ बनती रहे। और जब भी टाइम टू टाइम अगर कोई इन्फेक्शन उनके अंदर होता है या कोई माइक्रोब्स उनको अटैक करता है, तो उनके अंदर जो वैक्सीन के द्वारा जो माइक्रोब्स, अदर माइक्रोब्स जो कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, इंजेक्ट कराए गए हैं, वो क्या करेंगे कि एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और उनको रोगों से लड़ने के लिए तैयार कर देंगे, उनको रोगों से लड़ने के लिए क्षमता देंगे। ठीक है। Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। तो ये सारी जो डिजीज़ेज हैं, ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, वैक्सीनेशन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और ब्लॉक है, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। अब जो एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने जो स्मॉल पॉक्स थे उसके जो वैक्सीन थी उसकी खोज की थी 1798 में। वैक्सीन का एक और बहुत अच्छा सा वो है, एग्जाम्पल है। वैक्सीन जो है वैक्स सबसे बनी है और वैक का मतलब होता है काऊ। ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका नाम वैक्सीन क्यों रखा गया? सबसे पहले जब एडवर्ड जेनर रिसर्च कर रहे थे स्मॉल पॉक्स पे, तो उन्होंने ये देखा कि स्मॉल पॉक्स जो होता है वो काऊ में भी होता है। तो उन्होंने ये देखा कि जो ग्वाले होते हैं, ठीक है, उनको जो ग्वाले गायों के संपर्क में रहते हैं, उनको स्मॉल पॉक्स का असर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो आपके काऊ होते हैं उनमें भी स्मॉल पॉक्स पाए जाते हैं। स्मॉल पॉक्स होते हैं, उनको क्या होता है कि उनके जो पस होते हैं
उनके पस से कुछ ऐसे माइक्रोब्स थे जिनके वजह से जो ग्वाले थे उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च किया और जो काऊ के जो पस थे उसी से ही आपकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार की गई। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases। क्या आपको याद है कि बचपन में आपको किसी डिजीज़ से लड़ने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको इंजेक्शन लगी थी? कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीजेज? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। उसके बाद आते हैं इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिजीज़। ये बहुत ज़रूरी है कि सभी बच्चों को, जो भी बच्चे छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चों को डिजीज़ से बचाया जाए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। और जो भी डिजीज़ होते हैं उनसे बचने के लिए वैक्सीन्स होती हैं और वो आपको आपके नियर बाई हॉस्पिटल में मिल जाएगी। आप देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे उन्होंने वो चला रखे हैं वैक्सीनेशन के, जैसा कि इंद्रधनुष एक वैक्सीनेशन का ही प्रोसेस है जिसमें छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है। तो गवर्नमेंट की ओर से वैक्सीनेशन का काम होता है, कार्ड्स बनते हैं और जिनको दिखा के उन कार्ड्स पे पूरा मंथ और ईयर्स के अकॉर्डिंग लिखा होता है कि किस मंथ में और किस ईयर में बच्चों को कौन सा इंजेक्शन लगना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को इंजेक्शन लगवाते हैं। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट और टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम्स। आप अक्सर इस तरह से न्यूज़ पेपर में या फिर एडवर्टाइजमेंट टीवी वगैरह पे और पल्स पोलियो प्रोग्राम के थ्रू आप देखते होंगे कि पोलियो के खिलाफ कितनी अच्छी एक मुहिम चल रही है जिसमें गवर्नमेंट ने कर रखा है कि बच्चों को पोलियो ड्रॉप दी जाती है। तो ये जो वैक्सीन होती है इसको ऐसे इंजेक्शन भी दिया जाता है और इसे ओरल भी दिया जाता है, यानी ड्रॉप के रूप में भी दिया जाता है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। तो वर्ल्ड के सभी पार्ट में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट एक कैंपेनिंग की गई और जिसमें उनको ये जागरूक किया गया कि इसके लिए सभी को इंजेक्शन लेना चाहिए और इसको गवर्नमेंट की ओर से भी प्रोवाइड किया गया। These days, vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals small several diseases। ठीक है, तो जो वैक्सीन्स हैं इनके द्वारा हम जो भी माइक्रोबियल डिजीज़ होते हैं उनको बचाने के लिए ह्यूमन मतलब हमें भी ये उनसे प्रोटेक्ट किया जाता है, प्लस एनिमल्स जो भी हमारे पेट एनिमल्स वगैरह होते हैं तो एनिमल्स में भी डिजीज़ हो सकते हैं तो उनको भी टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन दी जाती है। उसके बाद है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब जो हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाया जाता है। कैसे? सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। मैंने आपको इससे पहले के चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया जो कि राइजोबियम था और वो क्या करता था, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देता था। वो क्या करता था, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती थी उसको क्या करता था, प्लांट के रूट में फिक्स कर देता था और ये लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता था जो कि पल्सेस दाल के प्लांट में पाया जाता था। तो ये इनको क्या करता था, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता था। जो बैक्टीरिया था वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता था, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता था प्लांट को और प्लांट इसे क्या देता था, न्यूट्रिशन प्लस शेल्टर देता था। तो इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कमर्शियली करते हैं, मेडिसिन्स में करते हैं, वैक्सीन में करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में करते हैं। इस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनका हम अपने आसपास के जो जीवन है उसमें उसका यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू जो आपके बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में समझ में आ गया होगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।